Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and best of your health. Or hasbi adat Rabbi zidni ilma. And I want to commence my lecture. And today, my dear students, we want to discuss the functions of blood. Right? वैसे तो हमने बहुत सी बातें इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कर ली हैं कि हमारा ब्लड क्या कर सकता है, लेकिन मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको पता है कि जो सीक्वेंस आपकी बुक का है हमें वो फॉलो करना है। तो आइए हम आज ब्लड का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। यस माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वी वांट टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड देयर आर 11 functions. Those are basically given in your book and I have already placed their headings because we have to follow the pattern. और यू नो वेरी वेल कि जो सबसे पहला फंक्शन आप लोगों की बुक में गिवन है दैट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी आप लोगों को ऑस्मोटिक का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द पीपीएम याद होनी चाहिए। तो आप लोगों के ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेट रहना चाहिए। अगर आप लोगों के ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आप लोगों के पूरे बॉडी सेल के रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स पे होगा और अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट मे स्टे इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द सेल्स और इनसाइड द टिश्यूज मीन आउटसाइड द सेल, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल फिक्स करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या किया हुआ है, दो चीज़ों का सहारा लिया है। उनमें से एक चीज़ हमारे पास कौन सी है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द ब्लड एंड दैट वेरी एबंडेंट प्रोटीन इज नथिंग अदर देन एल्ब्यूमिन एंड दैट वेरी एल्ब्यूमिन इज बेसिकली मेकिंग अप टू 75% ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में 75% रोल हमारी एल्ब्यूमिन का है। तो जो 25% रोल है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, 25%। इट इज़ द रोल बाय ग्लोबिन प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यू कैन कॉल इट एज ग्लोबिन्स। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो थी उसका नाम क्या था, 5-बेनोजेन, वो तो यहाँ पे हमें रोल प्ले करती हुई नजर ही नहीं आ रही, राइट। कि 75% रोल प्ले कर रही है एल्ब्यूमिन और 25% रोल प्ले कर रही है हमारी ग्लोबिन। तो वो रोल क्यों प्ले नहीं कर रही, तो इसका आंसर ये है कि वो तो बेसिकल सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। तो वो वाली प्रोटीन्स जो अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर सकती, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, डेफिनेटली दे कैन नॉट प्ले देयर रोल इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो वर्चुअली हम लोगों को 5-बेनोजेन का कोई रोल नजर नहीं आता इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द ब्लड। एंड देन ट्रांसपोर्ट, ये तो इतनी ही मतलब एक आम सी बात हो गई अब आप लोगों के लिए कि आई शुड नॉट अटर इट, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि डेफिनेटली ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली फ्रॉम कहाँ से लेगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर गट एंड सप्लाई इट टू द लिवर और टू द ऑल बॉडी सेल्स। दैट इज फंक्शन इज टू प्रोड्यूस टू कलेक्ट वेस्ट। ये भी आपको पता है कि ये वेस्ट to collect करेगा from the body cells and supply it to the excretory organs, that may be the liver or that may be the other kidneys, right। फिर इसके अलावा इसका एक और बड़ा यूनिक फंक्शन जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि it also distribute what the hormones। और जब मैंने आप लोगों से पहले भी हार्मोन्स के बारे में बात की थी तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट किसका, ग्लैंड का और टारगेट ऑर्गन का। ग्लैंड वो वाला ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्रीन ग्लैंड। और जिस बॉडी टिश्यू के ऊपर जाके उसकी प्रोडक्ट बीन हार्मोन काम करता है हम उसे क्या बोलते हैं, टारगेट। तो ठीक है, तो हमने ग्लैंड से चीज को पकड़ना है, किस चीज को, हार्मोन को। कहाँ सप्लाई करना है, टू द टारगेट सेल्स। तो कौन प्रोवाइड करेगा, नथिंग अदर देन द ग्रेट लिक्विड टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज ब्लड। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स के ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 13 रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि जो हमारा ब्लड है उसका यूनिक फंक्शन ये है कि ये दो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन, अदर वन इज CO2। बहुत दफ़ा लिखा है इसका ये नॉर्मली O2 को पिक करेगा लंग्स से और उसे टिश्यूज तक पहुंचा देगा, राइट। और नंबर 2 पे CO2 को
सेल्स से या टिश्यूज से पकड़ेगा और उसे लंग्स तक पहुंचा देगा। जाहिर है ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में ब्लड ही कर सकता था। फिर आप जिस दुनिया में रह रहे हैं दैट इज़ अ वेरी पोल्यूटेड वर्ल्ड, और इस पोल्यूटेड वर्ल्ड में हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म के पैरासाइट्स और अटैकर्स आ सकते हैं, समथिंग लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो आपको ये वाली बात भी पता है कि हमारा ब्लड क्या प्रोड्यूस कर सकता है। कल भी हमने पढ़ा था, ये कल की कंटिन्यूटी ही है कि आर ब्लड दे कैन मेक ईदर यू कैन से नेचुरल किलर सेल्स। आपको याद है एनकेज, आपको मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, नेचुरल किलर सेल्स। फिर इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि दे कैन मेक एंटीबॉडीज, ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी का डिफेंस करते हैं, राइट। देन इम्यूनिटी में भी आपको इसका रोल पता ही है कि देयर फंक्शन इज टू रिकग्नाइज, ये पहचानता है किसको, फॉरेन एंटीजन को, और उसके अलावा उस पर्टिकुलर एंटीजन को वाइप ऑफ, एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। उसके लिए भी ज़ाहिर है हमारा ब्लड ही मैनेजमेंट कर रहा होता है। फिर अगर आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के न्यूक्लिक एसिड या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लिक एसिड में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे डीएनए को म्यूटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए भी मेरे ब्लड ने एक मैनेजमेंट कर रखी है। और वो मैनेजमेंट क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है IF स्टैंड्स फॉर इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स की अगर मैं बात करूँ, कोई बंदा आपसे पूछ ले कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये होती हैं प्रोटीन्स, राइट। फिर एंटीटॉक्सिन्स, एक और किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ये भी हमारा ब्लड ही बनाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स। इन दोनों की दोनों चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करेंगे, हमारी बॉडी में इन्वेड, ज़बरदस्ती दाखिल हो जाने वाले। व्हेनेवर वी यूज़ द टर्म इन्वेड और इन्वेजन, इसका मतलब है ज़बरदस्ती घुसने वाला या ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है। तो दैट वेरी सब्सटेंस इंटरफेरॉन एंटीटॉक्सिन विल destroy the nucleic acids, will destroy the toxins produced by those invaders, and definitely again help me to be in healthy state for the longer period of time. फिर आ जाते हैं हमारे पास क्या, बफर। आपको ये वाली बात भी पता है कि बफर क्या होता है, बहुत बार डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि बफर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है कि चाहे मैं उसमें एसिड ऐड करूं, ठीक है, चाहे मैं उसमें ऐड कर दूं एसिड, चाहे मैं उसमें ऐड कर दूं एसिड और या फिर मैं उसमें ऐड कर दूं बेस, राइट। दोनों में से मैं कोई भी चीज़ ऐड करूं, देयर शुड बी अ वेरी लिटिल चेंज और देयर शुड बी नो चेंज। आई मे राइट इट एज नियरली जीरो चेंज इन व्हाट, द pH, राइट। तो pH में कोई चेंज अगर नहीं आ रही तो फिर वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बफर। एंड योर ब्लड इज कैपेबल of having H ions and OH ions in different forms to maintain what the pH of the blood, and you know very well pH of the blood was 7.4 और ये 7.4 pH सिर्फ और सिर्फ H और OH ions के ब्लड में अवेलेबल होने की वजह से ही होता है। और हमारा ब्लड हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले एसिड और बेस के इफेक्ट यूटिलाइज करता रहता है। देन आप लोग जब पार्ट 2 में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपकी बुक में जो पहला ही चैप्टर है, इट इज रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन एंड होम्योस्टेसिस। व्हेनेवर वी सी द वर्ड होम्योस्टेसिस, इसका मतलब ये है कि हम लोग 3-4 किस्म की चीज़ों को बॉडी के अंदर नियरली कांस्टेंट रखना चाहते हैं। उनमें से एक है वाटर, राइट। अगर आप लोगों की बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर नियरली कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपनी बॉडी की वाटर रेगुलेशन कर रहे हो, राइट। और सिमिलरली आप लोगों की बॉडी में जो हीट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, हीट, उसको भी आप लोग ऑलमोस्ट मेंटेन कर रहे होते हो, तो उसको हम लोग नाम कर देते हैं थर्मो रेगुलेशन। आप लोगों की बॉडी अगर कम टेम्परेचर वाले जोन में जाएगी तो योर बॉडी विल एबल टू प्रोड्यूस मोर हीट, और अगर मैं आप लोगों को किसी ऐसी जगह पर रख दूँ जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो योर बॉडी विल टेंड टू लूज हीट। इट मीन्स योर बॉडी इज capable of maintaining the body temperature nearly constant. Same is the case with the water. Same is the case with the concentration of different types of salts. Even your body is capable of
losing some harmful waste that may disturb the internal conditions of the body. Right, तो इस लिहाज से आप लोगों के बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को नियरली कांस्टेंट रखने में भी इसी पर्टिकुलर लिक्विड टिश्यू का हाथ है, जिसका नाम क्या है? ब्लड। एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, वॉल। अब आप ये इमेजिन करें कि आप लोगों के पास आर्टरीज थी, वो डिवाइड हुई, रीडिवाइड हुई और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गई? कैपिलरीज। दीज कैपिलरीज आर बेसिकली वन सेल थिक एंड दीज पर्टिकुलर कैपिलरीज आर लिविंग with the cells. These particular capillaries are basically offering up something like a very large wall with the very large wall of the cells. और ये दो बड़ी बड़ी वॉल्स जब दूसरे कॉन्टैक्ट में आती हैं तो डेफिनेटली उस वक्त हमारे एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है, राइट? तो कैपिलरीज के अंदर फ्लो होने वाला ब्लड इज एनालॉगस टू व्हाट अ वेरी ह्यूज वॉल that can be used to exchange the materials with one another, right? And then it is going to regulate the internal environment of the body by producing something like antihistamines. ये भी डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि हम इससे एंटीहिस्टामिन बना सकते हैं। और आपको ये वाली बात भी पता है, कल मैंने आपको ये बताया था कि कुर्बानी के जो जानवर का खून है वो निकलते ही क्यों जम जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं जमता, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को वर्ड यूज़ किया था, हेपरिन। तो आप इन सब चीज़ों का रोल आप लोगों के नॉर्मल बॉडी फंक्शन के साथ है। तो आप लोगों का इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट करने में भी आप लोगों के ब्लड या ब्लड सेल्स का रोल होता है। एंड फाइनली यू नो वेरी वेल, ये भी डिस्कस हुआ था कल आप लोगों के साथ कि जहाँ कहीं भी हमें कोई वूंड होता है, कोई ज़ख़म आता है, तो उस पर्टिकुलर ज़ख़म के ऊपर क्या हो जाती है? नंबर वन, यू नो, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में और वो बना लेती है एक मैश वर्क, अ नेटवर्क ऑफ व्हाट फाइबर्स। और फिर आपको पता है कि इस तरह आके फंस जाते हैं डिफरेंट किस्म के फ्रैगमेंट्स ऑफ द ब्लड, समथिंग लाइक थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, एंड दे मेक अ टेम्परेरी ड्रेसिंग ओवर इट। व्हाई नेचर वांट टू डू इट वेरी प्रॉम्प्टली एंड क्विकली? नंबर वन, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, अगर खून वहाँ से बहता रहे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ज़िंदगी खून में रहती है और अगर खून बह जाएगा बॉडी में तो फिर ज़िंदगी भी साथ ही ड्रेन आउट हो जाएगी। प्लस इसके अलावा मैंने ये बात बताई थी कि ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि ऐसा होता है कि वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब हमारा ब्लड ओपन है तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया वायरसेस घुस सकते हैं। तो नेचर क्या चाह रही है कि राइट आफ्टर इंजरी इट शुड बी हील्ड ASAP। ASAP स्टैंड्स फॉर एज सून एज पॉसिबल। तो उस पर्पज़ के लिए नेचर फौरी तौर पे अपनी बॉडी के इंटरनल रेस्क्यूअर्स को भेजती है और वो उस पर्टिकुलर वुंड को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं, सो दैट द रेस्ट ऑफ द बॉडी मे नॉट सफर एनी सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन एंड एनी सॉर्ट ऑफ सम लीथल डिसऑर्डर, राइट, इन द टर्म्स ऑफ pathological disorders. So that's it about the functions that are regarding the heart. And now we want to continue with the next thing that is called the diseases of the blood. So let's move to the very first disorder that is called as leukemia. It stands for the cancer. Look at this, my dear students. ये वो अगेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को माइंड में हमेशा रखनी है, इसलिए मैंने पहले से कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए मैंने इसका एक वही बात है माइंड में बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए। सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज ब्लड कैंसर। जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, और इसका दूसरा नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड कैंसर, राइट, ब्लड कैंसर। और ये जो मेरे पास ब्लड कैंसर है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। तो अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है तो आप प्रोलिफरेशन की जगह पर डिवीजन भी लिख सकते हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स is called what? Leukemia, right? आप लोगों के ब्लड में कल आपने डिस्कस किया था कि आप लोगों के ब्लड में WBC के खास नंबर है, दैट वाज 7500 पर मिलीमीटर क्यूब, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के ब्लड में WBC का नंबर उससे ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर, और उस पर्टिकुलर सीरियस डिसऑर्डर का नाम मेरे पास क्या है? ल्यूकीमिया।
लुक एट दिस इमेज, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक फील्ड में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का ब्लड रखा हुआ है, काउंट नंबर ऑफ व्हाट WBCs इन इट, दे आर वेरी लेस। लेकिन ऑन द राइट साइड जो मेरे पास इमेज है उसमें उसी सेम माइक्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक ऐसे पेशेंट का ब्लड दिया हुआ है दैट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। यू कैन सी कि number of WBCs are much higher on the right side. So this particular increased number is basically sign of what? Leukemia or blood cancer. अब इसके causes क्या हैं, etiology क्या है? इसके causes again मेरे पास यही है कि there is some sort of mutation, और उस म्यूटेशन को आमतौर पे मैं यूँ समझाता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट दूँ कि रुको नहीं जाओ, और मैं दूसरी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि रुको नहीं जाओ, तो सिर्फ एक कॉमा का जो डिफरेंस था उसने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग ही बदल दिया। सिमिलरली हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोसिस हो रही होती है उसके डिफरेंट क्या है, चेक पॉइंट्स हैं। वो चेक पॉइंट्स डिफरेंट किस्म की चेकिंग करने के बाद उस पर्टिकुलर सेल को उस पर्टिकुलर फेज से आगे जाने देते हैं। लेकिन अगर ये वाले चेक पॉइंट रुको नहीं वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, पहले कहता रुको नहीं जाओ, let me check any sort of abnormality in the mitotic apparatus in the DNA, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा रुको नहीं और जाओ, तो फिर म्यूटेशंस एबनॉर्मलिटीज वैसे वैसे आगे चल रही होंगी और उसके रिजल्ट में सेल अपने वक्त से बहुत पहले डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इसमें आमतौर पे म्यूटेशन होती है, और नंबर 2 पे क्या होगा, मेल फॉर्म्ड सेल्स, ऐसे सेल प्रोड्यूस होंगे जो मेल फॉर्म्ड होंगे, राइट। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सर कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स नतीजा। नतीजा क्या होगा, तो नतीजा बड़ा सिंपल है कि आप लोगों की बॉडी पे उन सेल्स का होल्ड ज़्यादा हो गया जो ड्रोन है, जो निखट्टू हैं। दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, दे आर जस्ट ओवर बजटिंग योर बॉडी इकोनॉमी, राइट। और उसके रिजल्ट में आप लोगों के जो फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म होने चाहिए वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होंगे, और आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिसोर्स है दूसरी तरफ इस्तेमाल होंगे। एज अ रिजल्ट यू विल बिगिन टू श्रिंक, यू विल बिगिन टू लूज वेट वेरी क्विकली। बैड थिंग बोल दिया मैंने आप लोगों को कि इट विल डिस्टर्ब योर बॉडी इकोनॉमी, इट विल डिस्टर्ब बॉडी इकोनॉमी, राइट। देखना आप लोगों ने ये है स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली जो WBC है मेरे पास, ये बनते कहाँ हैं। आमतौर पे यू नो वेरी वेल कि ये बनेंगे मेरे वाइट बोन मैरो में। आपको पता ना, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इनकी जो साइट है वो आमतौर पे कहाँ होती है, वाइट बोन मैरो। अब अगर पर्टिकुलरली वाइट बोन मैरो ही खराब हो गया है तो इसके रिजल्ट में मेरे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 किस्म के सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको ये बात पता है कि उनमें से बहुत ऐसे सेल्स हैं जो क्या बनाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे कौन से जो बनाएंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। इन पर्टिकुलर सेल्स को हमेशा बोन्स के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर ये वहाँ से निकल कर मेरे और डिफरेंट टिश्यूज में जाके ग्रो करना शुरू कर दें तो वो सारी चेकिंग्स जो होनी चाहिए थी वो नहीं होंगी, और उसके रिजल्ट में WBCs की फॉर्मेशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टार्ट हो जाएगी। और ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बोला, कि ये मेरी बॉडी की इकोनॉमी को, मेरी बॉडी की बजटिंग को ऑल टुगेदर डिस्टर्ब कर देगी। आगे स्टूडेंट्स की मेरे पास टाइप्स, तो आंसर ये है कि हम इसको कल के टेबल से लिंक कर रहे हैं। कल के टेबल से आपको याद है अपने 2 मेन टाइप्स पढ़ी थी, वन ऑफ देम वाज ग्रैन्युलोसाइट, और अगर आपको याद हो तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स थी उनकी फर्दर मेरे पास 3 टाइप्स थी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। आपको याद है ना, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी किस्म का ब्लड कैंसर हो सकता है, मुमकिन है उससे इओसिनोफिलिया हो। अगर उस पर्सन को खुदा न खास्ता इओसिनोफिलिया है तो उसका मतलब ये है कि उसके ब्लड में इओसिनोफिल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। सिमिलरली अगर उससे बेजोफिलिया हो गया, इसका मतलब है उसके अंदर बेजोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, एंड सेम इज द केस विद न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास
एक और टाइप के WBCs भी थे जिन्हें हम नाम कर देते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। और आपको ये वाली बात भी याद है कि हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स की दो टाइप्स थी, उनमें से एक का नाम क्या था, मोनोसाइट्स, और दूसरी का नाम क्या था, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो हमारे पास दो फर्दर किस्म के क्या हो सकते हैं, ब्लड कैंसर, यानी कि मोनोसाइट का ब्लड कैंसर भी हो सकता है और लिम्फोसाइट का ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो जनरल इसकी फर्दर सब टाइप्स भी हैं, लेकिन जनरली 1 2 3 4 5 टाइप का ब्लड कैंसर हो सकता है। अब क्या ये डिजीज की नेचर को स्टडी किया जाए तो शायद मैं जैसे बोलूं कि इस डिजीज का शुमार उन डिजीजेस भी होता है कि अगर किसी पर्सन को पता चल जाए कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो मुमकिन है आधा तो वो वही डॉक्टर के सामने बैठा बैठा ही मर जाए, अनलेस अनटिल कि उसके पास बहुत ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटी नहीं है। तो बहरहाल इट इज़ अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। मुझे इसकी नेचर में सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है और अपने अल्लाह से पनाह मांगनी है आप लोगों के लिए, अपने लिए भी, कि इट इज़ अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। तो क्या इस पर्टिकुलर सीरियस डिसऑर्डर की कोई ट्रीटमेंट है? तो बहुत बहुत यू कैन से नाउमीदी वाली बात यह है कि आमतौर पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो ट्रीटमेंट में वी शुड से नो, अभी तो एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट तो मेरे पास कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास हॉजकिन्स एंड नॉन हॉजकिन किस्म के लिम्फोमा भी होते हैं, लिम्फ कैंसर भी होते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप में तो हमारे पास बिल्कुल ही कोई क्योर है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बहुत अर्ली स्टेज, जब मैं बात करता हूँ बहुत अर्ली स्टेज की, जिसका मतलब ये होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट कंडीशन, तो जब कंडीशंस मेरे पास एक्यूट है तो फिर शायद कोई 1 और 2% चांस हो कि ये डिसऑर्डर क्योर हो जाए। लेकिन एक इसकी जब ये डिजीज़ लेट हो जाती है तो हम फिर इसे नाम देते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक केसेस में तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के ठीक होने का कोई चांस नहीं होता, राइट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो फिर शायद आप लोग क्या करा सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ काफ़ी हद तक चांस है कि ये क्योर हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और इसके क्योर होने का चांस भी 100% नहीं है, राइट। तो ये वो सारी बातें थी स्टूडेंट्स जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बुक के अलावा भी बताऊँ, और उसके लिए मैंने यू नो वेरी वेल कि मैंने एक सेपरेट कॉलम सा ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। वो पहला क्या है कि एज, ये डिजीज़ एज रिलेटेड है, यानी कि अगर आप लोग चाइल्ड हैं, छोटे से बच्चे हैं, या आप लोग यंग हैं, तो आप कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सेफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बच्चे को यंग को कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो हमें एज वाइज ये यंग और चाइल्ड एज के ऊपर होता हुआ कम नज़र आता है। लेकिन जब आप लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ओल्ड लोगों में कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। इट मे बी ड्यू टू फॉल्टी माइटोटिक अपरेटस, राइट। फिर अगर मैं बात करूं सेक्स की, तो सेक्स या जेंडर की मैं बात कर रहा हूं। सेक्स का मतलब हम बायोलॉजिस्ट के लिए क्या होता है, जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो अनफॉर्चुनेटली और वट एवर फॉर्चुनेटली, फॉर फ्यू फीमेल्स इट मे बी द फॉर्चुनेट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन मेल। तो मेल्स में ब्लड कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स के, राइट। तो इससे कुछ सिम्टम्स भी होंगे। अगर ये वाले सिम्टम्स मैं अर्ली स्टेज के ऊपर देख लूँ, राइट, तो शायद किसी हद तक हम इस पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने में कामयाब हो जाएं। उसमें सबसे पहला फीवर, सबसे जो पहला एफ है, इट इज़ फॉर फीवर, राइट। तो अगर किसी पर्सन का बुखार नहीं उतर रहा, कॉन्वेंशनल मीन्स आम तौर पे जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, कॉन्वेंशनल का मतलब होता है अमूमी मेडिसिन। मिसाल के तौर पे किसी को बुखार हुआ तो उसे पैराडोल खा ली या उसने ब्रूफेन पी लिया, राइट, उससे बुखार उतर गया। लेकिन अगर ये बुखार बार बार रिकरेंट हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियस एंड इट शुड बी डेल्ट प्रॉम्प्टली। और इसके लिए किसी आम डॉक्टर का, जिसे हम जनरल फिजिशियन कहते हैं, सहारा लेने से बेहतर है कि हम किसी स्पेशलिस्ट का सहारा लें
और एज सुन एज अपने पेशेंट को अपनी इस पर्टिकुलर डिजीज़ के भारी भरकम शिकंजों में से निकाल लें। एंड देन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज कोल्ड स्वेट्स। आमतौर पे फीवर के साथ हमें कॉन्स्टेंटली कोल्ड स्वेट्स नहीं आते, राइट? लेकिन अगर फीवर के साथ आप लोगों को ठंडे पसीने भी आना शुरू हो गए हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, तो इट इज़ रियली रिंगिंग, इट इज़ अलार्मिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का सिम्टम है, ऑल दो ये बड़ा लेट अपीयर होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग भी होना शुरू हो गई है तो ये वाकई बड़ी बड़ी डेंजरस किस्म की स्टेटमेंट है, कंडीशन है, राइट? एंड देन ये एक अर्ली सिम्टम है जो आपसे भी बोल रहा हूँ, वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म फील टायर्ड, अपने आप को थका थका महसूस करता है। आमतौर पे हम चलते फिरते हैं तो हमें जल्दी मतलब थकावट नहीं हो रही, लेकिन मिसाल के तौर पे कि आप लोगों ने 1-2 किलोमीटर बाइक चलाई और आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आपने 2 बिल्डिंग सी क्या है सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं तो उसके बाद आपको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, बिकॉज व्हेन यू आर यंग पर्टिकुलरली तो यू शुड नॉट फील टायर्ड, even at the age of 40 you should be active and energetic, particularly if you're doing exercises. तो अगर आप अपने आप को थका थका फील कर रहे हैं, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, these are not very good symptoms for you, right? तो इसलिए जो टायर्डनेस है उसको भी as soon as possible डेल्ट करना चाहिए, उसको डील करना चाहिए कि why I am feeling tired every time, why I am feeling lethargic, मैं हमेशा ड्राउजी क्यों रहता हूँ? I must see it, I must address it as soon as possible. And the last symptom is light-headedness. Light-headedness का मतलब ये है कि अब ये forgetful हो गया है, राइट? अब इसे ये पूछना शुरू होता है, हाँ कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जान रहा हूँ, तुम कौन हो, रखी हुई चीज़ें भूल जाएगा, forgetful हो जाएगा, वो कहेगा कि मेरा सर बहुत हल्का हल्का सा हो रहा है, जैसे मेरे स्कल के अंदर कोई ब्रेन ही नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग जैसे वो किसी को पहचान से इनकार कर देगा, ये वो सिम्टम्स हैं जो यू कैन से कि लास्ट में अपेयर हो रही होती हैं। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का जेनेटिक्स से कोई रोल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को कैंसर है, ब्लड कैंसर, तो आपको भी होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर ख़ास तौर पे आप लोगों का किसी ऐसे केमिकल से एक्सपोजर कि जो क्या कर सकता है, डिजीज़ ट्रिगर करवा सकता है, एलिसिट करवा सकता है, वो हो सकता है। मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन को ब्लड कैंसर ऑनसेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और उस पर्सन ने ब्लड को डोनेट कर दिया, उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीन नहीं किया गया, तो ये वाला पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसे हम कंटेजियस समझें, ये उस पर्सन के साथ खाने पीने से कभी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ऐसे लोगों से नफ़रत ना करें, बल्कि जैसे जितना हो सके लोगों को कंफर्ट दें, और मुमकिन अल्लाह ताला इसके सदक़े आप लोगों को किसी ऐसी बड़ी डिसऑर्डर से बचा ले। अल्लाह ताला से अपना मांगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेसीमिया। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज़ जो बच्चों की डिजीज़ है, राइट? उसका नाम है हमारे पास थैलेसीमिया, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम कहते क्या हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं कुलेज एनीमिया। कुलेज एनीमिया, क्योंकि इसका नाम कुलेज एनीमिया इसलिए है कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम हमने इसके डिस्कवर करने वाले पर ही रख दिया, एंड दैट वाज बेसिकली थॉमस बी कुले। थॉमस बी कुले, तो हमने उसके नाम से ही डिजीज़ का नाम रख दिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज कुलेज एनीमिया। अगर मैं बात करूं इसकी एटियोलॉजी की, तो इसकी एटियोलॉजी या कॉज है बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि अगर आप लोगों के पेरेंट्स में से किसी एक कोई डिजीज़ है तो डेफिनेटली 50% चांस तो है कि ये डिजीज़ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर दोनों पेरेंट्स में ये डिजीज़ पाई जाती है तो 100% चांस है कि डिजीज़ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि शादियों से पहले इस पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रेवलेंस को, इसको प्रीवेल होने से रोकने के लिए इस पर्टिकुलर डिजीज़ का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इस पर्टिकुलर इनहेरिटेबल डिजीज़ को दुनिया में से कभी रेडिकेट नहीं कर सकते, राइट? सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर।
एंड देन द कॉज इज, कॉज की मेरे पास ये जाहिर है, म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन, म्यूटेशन इन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि हमारी हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, ये मैंने बहुत दफ़ा आपको चैप्टर नंबर 30 में भी दिखाया, डायग्राम्स बनाई, एनिमेशंस लगवाई, कि इनमें से आपको पता है कि हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अगर आप लोग मेच्योर हैं तो आपके पास 2 अल्फा चेन्स होनी चाहिए, 2 बीटा चेन्स होनी चाहिए, आप लोगों के पास कोई भी फीटल हीमोग्लोबिन वाली चेन नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप हीमोफीलिया थैलेसीमिया के पेशेंट होने वाले हैं तो फिर इसकी 2 पॉसिबल टाइप्स हो सकती है। उनमें से एक को हम बोलते हैं व्हाट के अल्फा थैलेसीमिया और दूसरे को हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया, राइट। और इस वाले केस में अगर आपके पास अल्फा क्या है, थैलेसीमिया है, तो यू विल लैक अल्फा हीमोग्लोबिन, तो अल्फा हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो आप लोगों के पास 2 बीटा चेन्स होंगी और प्लस फीटल चेन्स होंगी। आपको पता है फीटल किसे बोलते हैं, फीटस से, वो वाली हीमोग्लोबिन की चेन्स कि जब आप अपनी ग्रेट मदर की वॉर्म में थे तो उस टाइम आपकी हीमोग्लोबिन थी फीटल हीमोग्लोबिन, राइट। और उस फीटल हीमोग्लोबिन की चेन्स कहलाती हैं फीटल चेन्स। तो ये कहलाएगी मेरे पास क्या, अल्फा थैलेसीमिया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट हुए तो उस वाले केस में आप लोगों के पास क्या होंगी, अल्फा हीमोग्लोबिन की चेन्स तो होंगी लेकिन जो बीटा चेन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगी, बल्कि अल्फा चेन्स प्रेजेंट होंगी और बीटा चेन्स की जगह पर फीटल हीमोग्लोबिन की चेन्स होंगी, राइट। तो जो चेन एब्सेंट है उसी चेन के बेस पर हम उसको टाइप असाइन करते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक थर्ड टाइप भी एग्जिस्ट करती है जिसे हम लोग थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी बोलते हैं, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, राइट। इस वाले केस में ज़रूरी नहीं है कि दोनों चेन्स एब्सेंट हों, बल्कि कभी कोई एक चेन कभी दूसरी चेन, लेकिन उस पर्टिकुलर चेन की जगह पे हीमोग्लोबिन को चेन कौन सी होगी, फीटल चेन ही होगी। मीन टू से कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्फा चेन्स गायब हों या दोनों बीटा चेन्स गायब हों, ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है एक अल्फा चेन गायब हो और एक बीटा चेन गायब हो, लेकिन जो भी केस होगा उसकी जगह पे बहरहाल फीटल चेन ही प्रेजेंट होगी हीमोग्लोबिन में, राइट। अब इसका नुकसान क्या होता है, अगर फीटल चेन हीमोग्लोबिन में आ जाए तो उसके रिजल्ट में व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप लोगों का आरबीसी छोटा हो जाता है, स्मॉल, राइट, प्लस इसकी लाइफ कम हो जाती है, ये स्मॉल हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है और इसकी लाइफ कम हो जाती है, राइट। पहले आप लोगों के ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है, आप लोगों की स्प्लीन, उसमें एक आरबीसी आ रहा था, उस पर्टिकुलर ग्रेवयार्ड को सिर्फ एक आरबीसी को डिकम्पोज कर रहा था। लेकिन अब एक ही वक्त में 10-10, 20-20 आरबीसी उस ग्रेवयार्ड में पहुंच रही हैं, तो उस ग्रेवयार्ड की एफिशिएंसी अगर मैच नहीं करेगी तो आप लोगों की बॉडी में इफेक्ट होगा। तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आप लोगों की ग्रेवयार्ड का साइज बढ़ता चला जाता है, मींस स्प्लीन का साइज बढ़ता चला जाता है। तो ये उसका होता है क्या, बैड कॉन्सिक्वेंस, राइट। नाउ लेट्स सी इट्स सिम्टम, इसके कौन कौन से सिम्टम होंगे। सो ए स्टैंड्स फॉर एनीमिया, राइट। तो डॉक्टर्स जब आप लोगों का एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले डॉक्टर्स को ये नजर आएगा कि आपके ब्लड में तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट काफ़ी कम है, और जब आप लोगों का हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा तो डेफिनेटली उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। देन ये लुक एट दिस इमेज, आप इस इमेज को देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कि इस पर्सन या इस छोटे से बेबी की जो बोन्स हैं फेस की, दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर ग्रोइंग इन ऑकवर्ड वे। तो इनकी जो फेशियल बोन्स होती है, मैं पर्टिकुलर वर्ड यूज करता हूं फेशियल बोन्स, चेहरे की जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म्ड है, नॉर्मल नहीं है, कहीं से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, कहीं से अंदर घुसी हुई है, तो इसके बोलते हैं बोन्स कैसे होती है, डिफॉर्म्ड। कौन सी, फेशियल, चेहरे की बात हो रही है, राइट। एंड देन ES, जैसे मैंने अभी बोला कि जब ज्यादा लोड पड़ेगा आप लोगों की स्प्लीन पर
तो उसका इफेक्ट कैसा होगा कि आपकी स्प्लीन इलाज होगी। लुक एट दिस इमेज, इस इमेज में आप लोगों को नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर बच्चे का पूरा पेट ही एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो ऑर्गन आपको इस बच्चे की स्किन के नीचे नजर आ रहा है पेट के अंदर, दैट इज बेसिकली स्प्लीन। अब आप इस पर्टिकुलर इमेज को एक नॉर्मल बच्चे के पेट से कंपेयर करके देखिए, लुक एट द डिफरेंस, कितना ज्यादा बड़ा पेट है इस बच्चे का। इट इज ड्यू टू नथिंग अदर देन एनलार्ज स्प्लीन। तो इसको हम लिख रहे हैं व्हाट, एनलार्ज स्प्लीन। एंड नेक्स्ट थिंग इज अरेस्टेड ग्रोथ। अरेस्टेड ग्रोथ, आपको लॉजिक समझ आ रही है कि जब इसके बॉडी फंक्शन सही काम नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस बच्चे का खाने पीने का कोई दिल नहीं करेगा, और जब वो कुछ खाए पी गई नहीं तो जाहिर है उसको ग्रो करने के लिए क्या है, मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, तो उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, अरेस्टेड या रिटार्डेड। एंड फाइनली चूंकि इस पर्सन की बॉडी में, इस बच्चे की बॉडी में आरबीसीज बहुत तेजी से टूट रहे हैं, तो कल का जरा याद करें, सॉरी परसों का लेक्चर याद करें, मीन्स लेक्चर नंबर इट वाज परहैप्स 19, उसमें आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोगों की हीमोग्लोबिन ब्रेक होती है तो उसके रिजल्ट में एक येलो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, उसका नाम क्या था, बिलीरुबिन, राइट। तो चूंकि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं तो जाहिर है इसके अंदर जो बिलीरुबिन की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बिलीरुबिन की क्वांटिटी ज्यादा होने से इस पर्सन की आईज भी येलो होंगी और इस पर्सन की स्किन भी येलो होगी, समथिंग लाइक जॉन्डिस। आपने शायद जॉन्डिस का नाम सुन रखा होगा, जिसे हम आमतौर पे पीला यरकान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, राइट। आइडेंटिफिकेशन में बताया आपको मैंने कैसे, इन सिम्टम के साथ साथ एनलार्ज स्प्लीन, ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसका सिम्टम बताया है। फिर मैंने आपको बताया है कि जब आप इसकी स्लाइड बेक करेंगे तो आप लोगों को एबनॉर्मल आरबीसीज नजर आएंगे, ठीक है। और फिर अगर आप लोग करोगे इसकी क्या, हीमोग्लोबिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जब आप लोग इसकी एच बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि इसकी हीमोग्लोबिन डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लुक एट दिस भी, जिसमें आप लोगों को नॉर्मल हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इस पर्टिकुलर थैलेसेमिक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंपेयर होती हुई नजर आ रही है। सी द डिफरेंस, राइट। एंड देन फाइंड द ट्रीटमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, जाहिर है आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दें, लेकिन इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से भी ट्रीटमेंट का जो रेट है इट इज़ नॉट 100%। इस पर्सन को चूंकि इसका लिवर और स्प्लीन ऑलरेडी बहुत हाइपर एक्टिव काम कर रहे होते हैं, तो एनीमिया से बचाने के लिए आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप आयरन खाएं, लेकिन हम इसको आयरन खाने को हरगिज़ नहीं देते, क्योंकि अगर हम इस आयरन खाने को देंगे तो ये आयरन उसके डिफरेंट टिश्यूज में डेपोजिट हो जाएगा। सो सिर्फ सप्लीमेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इफ वी वांट टू एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्स तो वी हैव टू टेक इट वेरी केयरफुली। और आमतौर पे ये जो डिसऑर्डर ये सेकंड बर्थडे पे स्टार्ट हो जाता है और मुमकिन है ये अपनी तीसरी या चौथी ज़िंदगी की बाहर ना देख सके। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करें और आयत को बहुत मायने में रखा करें कि फ़बई अला रब्बे को मातो का सिबान। अब हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर ब्लड डिसऑर्डर की आखिरी डिजीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एडीमा। Welcome back my dear students, and we want to start the last topic and that is basically edema. Due to scarcity of the time I don't want to make the lines and I want to commence the lecture. सबसे पहली बात है कि एडीमा my dear students होता क्या है। आंसर ये है कि एडीमा आप लोगों की बॉडी में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जमा हो जाना। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, फ्री फ्लूइड इन द बॉडी is called as what? Nothing other than edema.
सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों की बॉडी में ये फ्लूइड कहाँ कहाँ जमा हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि ये फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की बॉडी का एक टिश्यू ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर ये हम लोगों ने 7-8 सेल्स ड्रॉ किए हुए, राइट। तो एक फ्लूइड जिससे मैं क्या बोलता हूँ साइटोप्लाज्म, दैट इज लाइंग इनसाइड द सेल्स, वो इन सेल्स के अंदर लाई कर रहा है समवेयर हियर। इस पर्टिकुलर फ्लूइड को जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं ICF। ICF स्टैंड्स फॉर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्स के अंदर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल्स के अंदर का फ्लूइड, राइट। लेकिन आपको मैंने ये बात बताई थी कि आपके सेल्स बाहर से ड्राई नहीं हैं, आपके सेल्स एक फ्लूइड के अंदर डिप हैं और उनकी वो तमाम साइड से कैसे हैं मॉइस्ट। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 याद हो तो मैंने बोला था कि इस मॉइस्चर की वजह से ही तो हमारे सारे एक्सचेंजेस इतने ज़्यादा क्विक हो रहे हैं। अगर ये सर्फेसेस ड्राई हो जाएं तो हमारा एक्सचेंज रेट बहुत स्लो हो जाए। वो वाला पर्टिकुलर फ्लूइड जिसके अंदर ये वाले सेल इमर्स्ड हैं, डूबे हुए हैं, और जिसे मैं अब इस पर्टिकुलर रेड शेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ECF। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ECF। एंड दिस पर्टिकुलर ECF स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। कि सेल्स के बाहर का फ्लूइड दोनों केसेस में, यानी कि ख्वाब पानी आपके ECF में जमा हो जाए कितना, जरूरत से ज्यादा, या आपके सेल्स के अंदर जमा हो जाए जरूरत से ज्यादा, दोनों केसेस में जो डिजीज होगी दैट इज कॉल्ड एज एडिमा। अगर आप लोगों का बॉडी वेट 72 kg है तो आपके बॉडी वेट का अप्रॉक्सीमेटली 60% यानी 42 लीटर्स क्या होता है, पानी, राइट। 42 लीटर्स, अगर आपकी बॉडी का वेट 72 kg है तो आपकी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 42 लीटर पानी ही होता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और ये भी याद आपने रखनी है कि हम ये बात याद रखेंगे ब्लड के अलावा, ये सारी बातें हम ब्लड के अलावा कर रहे हैं बिकॉज के ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंड इनटेक ऑफ द फ्लूइड एंड जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी वो वेरी करता रहता है। तो हम लोगों ने ब्लड की चेंजेस को माइनस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बॉडी के ICF और ECF के वॉल्यूम की बात की है। सो ICF एंड ECF बोथ आर मेकिंग व्हाट, 42 लीटर्स। बात समझ आ गई आप लोगों को? इस वॉल्यूम में अगर ज्यादती होती है तो ये एडिमा है। Therefore we have written what? फ्री फ्लूइड। ठीक है, इतना फ्लूइड तो लाजमी चाहिए आप लोगों की बॉडी को। इसके अलावा जो पानी आपकी बॉडी में जमा हो रहा है इट इज बेसिकली डेवलपिंग व्हाट, एडिमा, राइट। अब एडिमा की इटियोलॉजी क्या है? एडिमा की इटियोलॉजी है कि आप लोगों की बॉडी के बाहर अगर मीन्स ECF में ब्लड वाटर जमा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के सेल्स एक्सऑस्मोसिस कर रहे हैं, मीन्स कि वो पानी को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब आप इन पर्टिकुलर टिश्यूज की स्लाइड बनाओगे तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर टिश्यूज के सेल्स नॉर्मल सेल से छोटे नजर आएंगे और इंटरसेलुलर स्पेसेस वाइड नजर आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर इन पर्टिकुलर सेल्स में एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर सेल्स में पानी ज़्यादा ऐड हो रहा है तो फिर इन पर्टिकुलर सेल्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा लेकिन इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो जाएंगी। दोनों केसेस में व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या होंगे? नताइज ये होंगे कि दोनों केसेस में जो आप लोगों की मेम्ब्रेन पे प्रेशर है फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड इज एबनॉर्मल और उसके रिजल्ट में जो एक्सचेंज का रेट है, एक्सचेंज रेट ये डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। प्लस इसके अलावा जो आप लोगों की कंपोजिशन है दैट शुड बी डेवलप्ड आफ्टर द एक्सचेंज वो भी चेंज हो जाएगी, राइट।
अब ये वाली जो पानी की एक्यूमुलेशन ये कहाँ कहाँ हो सकती है? तो नंबर वन इज के इन जनरल बॉडी, ये बॉडी में कहीं भी हो सकती है, और अगर जनरल बॉडी में हो रही है तो हम इसे नाम बोलते हैं जनरल एडिमा। और आमतौर पे अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूं तो इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं या तो खुदा न खासा उस पर्सन का लिवर फेल हो रहा है, और या फिर उस पर्सन के किडनीज फेल हो रहे हैं, राइट। दोनों केसेस में आपको ये वाली बात भी याद होगी, मैंने इस चैप्टर में बहुत दफ़ा बोला कि जिधर सोल्यूट्स जाएंगे सॉल्वेंट मीन वाटर भी उसी को फॉलो करेगा। अब अगर आपकी बॉडी में लिवर सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा, या आप लोगों के किडनीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो रहे, तो ये वाला टॉक्सिन्स दे विल स्टे इन द बॉडी एंड दे विल एक्ट एज अ सॉल्यूट। So to utilize their bad effects, body will try to keep water with it. Therefore, it will cause general body edema, right? या फिर दूसरी जगह क्या हो सकती है कि आप लोगों को एडिमा किसी खास ऑर्गन का हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर। इफ दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग एलिफेंटियसिस, ये एक एलिफेंटियसिस टांग का डिसऑर्डर है। इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के टांग का लिम्फेटिक सिस्टम ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट पैदा हो जाना। तो इस पर्टिकुलर टांग में ब्लड में से निकलने वाला टिश्यू फ्लूइड तो कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है, लेकिन वो टिश्यू फ्लूइड जो दोबारा ड्रेन होके बॉडी फ्लूइड में ब्लड में शामिल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सो देयर इज ऑलवेज अ रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज स्टेइंग इन द लेग एंड लेग इज डेफिनेटली गेनिंग इट्स मास। This particular disorder is called as elephantiasis, right? और इस elephantiasis को हम जनरल बॉडी एडिमा से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि elephantiasis में जो कि बेसिकली लिम्फेटिक डिसऑर्डर है, जो बेसिकली क्या है मेरे पास लिम्फेटिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से जो बोन जो हमारा स्ट्रक्चर है इट विल बी स्टोनी हार्ड। But in case of the disorder due to liver and kidney failures, there is no stony hard edema. In this case, edema is usually watery because it is trying to conserve the water. तो इस वाले केस में आमतौर पे वाटरी एडिमा होता है और जनरल बॉडी में होता है। लेकिन हमारे पास एक एडिमा और भी होता है और उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा की जो कॉज है इसका मतलब ये है कि अब वाटर इज टेंडिंग टू स्टे इन द लंग्स। वाटर इज टेंडिंग और ट्राइंग, कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ स्टोर करूँ, अपने लंग्स के अंदर। फेफड़ों में पानी भर जाना भी एक एडिमा है, और इसकी कॉज हमारी इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द हार्ट है, जिसे हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट। तो बहरहाल वट एवर द केस में भी, अगर आप लोगों की बॉडी में वाटर स्टे कर रहा है तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली डिप्रेस्ड न्यूट्रिशनल सप्लाई टू द सेल्स है। इस वजह से सेल्स हमारे बनना शुरू हो जाते हैं और ग्रेजुअली इस पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो जाती है। सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज दैट इज कॉल्ड एज एडिमा, एंड दैट्स इट फॉर द ऑल ब्लड डिसऑर्डर्स। एंड टुमारो वी शैल डिस्कस व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। टिल दैट वेरी टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।